जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 11 के यूनिट 3 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ये हमारे यूपी बोर्ड के कोर्स में 2015 या उससे पहले था तो ये लगातार पेपर में पूछा जाता था। इस टॉपिक से अब गृह परीक्षा यानी होम एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आज आपका टॉपिक है आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आप इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। और भूलिए नहीं, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप लाइव क्लासेस को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स और एनिमेटेड क्लास की भी वीडियो को परचेज कर सकते हैं। तो जाइए, देर न कीजिए, जल्दी से हमारी वेबसाइट www.chemmindcoaching.live पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और जो भी उससे आने वाली सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाइए। चलते हैं बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि आयनन विभव क्या है, किस तरीके से हम आयनन विभव को परिभाषित कर सकते हैं। तो आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक परमाणु है और परमाणु की बाहरी कक्षा बनी हुई है, आउटर सेल बनी हुई है। और इस सेल में आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी हमको देनी पड़ती है उस परमाणु को। परमाणु कैसा है? विलगित गैसीय परमाणु है, आइसोलेटेड है, यानी उसने किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोहर ने बताया था कि अगर हम किसी भी परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उन ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, उस ऊर्जा को, और निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों से या कक्षाओं से उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में सेल में चले जाते हैं। यानी लोअर एनर्जी सेल से वे हायर एनर्जी सेल की ओर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो निम्न कक्षाओं से उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इस ऊर्जा को बढ़ा दें तो एक ऐसा समय आएगा कि यही इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को इतना ग्रहण करके उस बाहरी कक्षा को ही छोड़कर निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति इस चित्र में दिखाई गई है, जिसमें एक विलगित यानी आइसोलेटेड एटम है जो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए उसे ऊर्जा दी जा रही है। अर्थात किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, उसे ही उसका आयनन विभव, उस परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। तो आयनन विभव की क्या परिभाषा हुई? एक बार फिर से, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु से उसमें उपस्थित बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उनको निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च की जाती है, दी जाती है, उस ऊर्जा को ही आयनन विभव यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपकी जितने भी जब स्लाइडें आती हैं तो इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जिससे आपकी नोट्स कंप्लीट होते रहें। और परिभाषा कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी ऊर्जा खर्च की जाती है, दी जाती है, उसे ही आयनन विभव कहते हैं। इसे बेटा आई या आईपी या आईई से प्रदर्शित किया जाता है। आई यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी आईई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मात्रक होता है किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हम बात करते हैं लिथियम परमाणु के लिए, तो यहां आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लिथियम परमाणु है जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2,1। तो बाहरी कक्षा यानी आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें 520 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा लिथियम परमाणु को देनी पड़ेगी। इतनी ऊर्जा देने पर लिथियम के बाहरी कक्षा यानी आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि लिथियम के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें 520 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है कि क्या कारण है कि किसी परमाणु का अंतिम आयनन विभव अपने पहले वाले आयनन विभवों से अधिक होता है, क्यों? यह आपसे सीधे पूछ सकता है। IPN इज ग्रेटर देन IPN-1, यानी अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो आखिरी बार जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे उस परमाणु के बाहरी कोश से, तो उसमें जो ऊर्जा खर्च की जाती है उसका मान सबसे अधिक क्यों होता है?
जैसे प्रत्येक परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर परमाणु नाभिक द्वारा समान रूप से बल लगाया जाता है। इस बल को ही प्रभावी नाभिकीय बल कहते हैं। अब जब ये बल लगातार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है तो इसलिए हमें वहां से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा, एक निश्चित अमाउंट में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी ऊर्जा को आयनन विभव कहा जाता है। जब उस ऊर्जा यानी आयनन विभव के समान ऊर्जा को उपलब्ध करा दिया जाता है तो बाहरी कक्षा में उपस्थित कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने उस कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को आयनन विभव कहते हैं। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर परमाणु के नाभिक द्वारा लगने वाला बल बढ़ा दिया जाता है। इसी कारण जब हम इलेक्ट्रॉन दोबारा निकालना चाहेंगे, त्रिबाला निकालना चाहेंगे, चौथी बार निकालना चाहेंगे तो प्रत्येक बार परमाणु नाभिक द्वारा लगने वाला प्रभावी नाभिकीय बल शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता जाएगा। इसी कारण जितने बार हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हमें और अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और अधिक आयनन विभव की आवश्यकता पड़ेगी। यहां आप चित्र देख रहे हैं, हम एक मैग्नीशियम परमाणु ले रहे हैं जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है 282। अब बाहरी कक्षा में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 738 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। अगर हम मैग्नीशियम को 738 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा देते हैं तो उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके निकल जाएगा, यानी प्रथम आयनन विभव पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकालना चाहें और Mg2+ आयन का निर्माण करना चाहें तो उसके लिए हमें 738 किलो जूल के सापेक्ष 1451 यानी 1451 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि प्रथम आयनन विभव यानी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू से लगभग 2 गुनी है। यानी नाभिक द्वारा बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल लगा दिया गया है, जिसे निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप यहां इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद उस परमाणु के नाभिक द्वारा लगने वाला जो प्रभावी नाभिकीय बल है शेष इलेक्ट्रॉन पर वो इतना ज्यादा हो गया है कि आसानी से इलेक्ट्रॉनों को निकालना लगभग कठिन हो गया है। यही कारण है कि अंतिम आयनन विभव का मान शेष अन्य आयनन विभवों से अधिक होता है, क्योंकि परमाणु का नाभिक सबसे अधिक बल शेष यानी अंतिम बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर लगाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे परमाणु का आकार बढ़ता चला जा रहा है। पहला जो परमाणु है उसका आकार 0.72 एंगस्ट्रॉन है, जबकि जो सबसे अंतिम परमाणु नीचे बना हुआ है उसका आकार 1.33 एंगस्ट्रॉन है। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है उसी के सापेक्ष आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती जा रही। पहले वाले परमाणु का जो आयनन विभव मान है वो 1680 है, जबकि सबसे अंत में जो परमाणु बना हुआ है उसका आयनन विभव मान 1008 है किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ रहा है उसी के सापेक्ष आयनन विभव के मान में कमी आती जा रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब किसी भी परमाणु का आकार बढ़ता है तो उसके संयोजी कोष यानी जो बाहरी कोष होता है और परमाणु नाभिक होता है उसके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण परमाणु के नाभिक द्वारा जो लगने वाला बल होता है प्रभावी नाभिकीय बल उसका मान घटने लगता है। इसी कारण हम सरलता से परमाणु का आकार अगर बढ़ जाएगा तो सरलता से उसके बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है, इसीलिए उसके आयनन ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ साइज ऑफ सबसेल्स यानी उपकोषों के आकार की बात की जा रही है। अर्थात उपकोषों का अगर आकार परिवर्तित होगा तो आयनन विभव के मान में भी परिवर्तन आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटा उपकोष यानी सबसेल एस ब्लॉक एस होता है, जबकि सबसे बड़ा उपकोष एफ का होता है। एस उपकोष छोटा होने के कारण परमाणु नाभिक के एकदम पास यानी करीब में होता है, इसीलिए इसका आयनन विभव मान सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय बल इस उपकोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर सबसे ज्यादा लागू होगा, सबसे ज्यादा लगेगा। जबकि एफ उपकोष का आकार बड़ा होता है,
जिसके कारण नाभिक से इनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की दूरी ज्यादा होती है और दूरी ज्यादा होने के कारण सापेक्ष s, p और d के इनका f उपकोष का आयनन विभव मान कम हो जाता है। अर्थात S का आयनन विभव मान सबसे अधिक और F का आयनन विभव मान सबसे कम होता है। S से F की ओर जाने पर आयनन विभव के मान में कमी आती जाती है। दूसरा है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक। आपने हुंड के नियम से पढ़ा था कि जो भी परमाणु कक्षक जिन आधे या पूरे भरे होते हैं वो अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। यानी जो परमाणु के कक्षक इलेक्ट्रॉनों से आधे या पूरे भरे हों, जिनका भी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसे बेरिलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है, तो उसकी बाहरी कक्षा यानी 2s2 जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एक s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, यानी वो पूर्ण पूरित है। इसी तरह नाइट्रोजन 7 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो 1s2 2s2 2p3 होगा और p जो कक्षक होते हैं, p उपकोष में कक्षकों की संख्या 3 होती है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अर्धपूरित की तरह व्यवहार करते हैं। तो जो भी परमाणु जैसे बेरिलियम, नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस, ये ऐसे परमाणु हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अर्धपूरित या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है और जिन भी तत्वों के अर्धपूरित या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होते हैं वो दूसरे परमाणुओं की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। यही कारण है कि आप देखते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमाणु के आकार में कमी आती है। लेकिन आप ये देखते हैं कि बेरिलियम जो Be है उसका आयनन विभव मान 899 है, जबकि बोरान का आयनन विभव मान 800 है। नियम के आधार पर बोरान का आयनन विभव मान अधिक होना चाहिए बेरिलियम के सापेक्ष, लेकिन बेरिलियम जो कि अर्धपूरित पूर्ण पूरित संरचना का निर्माण करता है अपने बाहरी कोश में और उसके परमाणु का आकार छोटा होता है, s उपकोष उसमें पाया जाता है। इन दो कारणों की वजह से बेरिलियम का आयनन विभव मान बोरान के सापेक्ष अधिक होता है। जबकि जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की तुलना करें तो ऑक्सीजन का आयनन विभव मान नियम के आधार पर अधिक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में नाइट्रोजन का आयनन विभव मान अधिक होता है 1402 किलो जूल प्रति मोल। क्यों? क्योंकि जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p3 यानी अर्धपूरित कक्षक प्राप्त होते हैं और आपको बताया गया कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक स्थायी होते हैं, इसलिए उनसे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें ज्यादा आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव मान ऑक्सीजन के सापेक्ष अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं तो आयनन विभव से संबंधित कुछ तत्व हैं जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अक्रिय गैसों के आयनन विभव अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। उसका सीधा कारण है कि अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थायी होता है, उनके बाहरी कक्षाएं इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरी होती हैं और जो भी कक्षक या जो भी कक्षाएं इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे हों उनसे इलेक्ट्रॉनों को निकालना कठिन है, आसान नहीं है, इसलिए हमें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यही कारण है कि हीलियम जो परमाणु है, हीलियम का आयनन विभव मान सबसे अधिक होता है, जबकि प्रथम वर्ग फर्स्ट ए के जो तत्व होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान है और जिन भी तत्वों से इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान है वे सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं, सरलता से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं और वे अच्छे अपचायक की भांति भी कार्य करते हैं। इसे कहीं कॉपी में लिख लीजिए, जो हमने अभी ये पॉइंट बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सरलता से इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं वो धातुएं होती हैं, उनमें क्षारीय गुण पाया जाता है और उनका सरलता से ऑक्सीकरण हो जाता है और वो स्वयं अपचायक गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण जो है हीलियम का जो आयनन विभव मान है वो सबसे अधिक है, जबकि सीजियम
तत्व का आयनन विभवमान सबसे कम होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ए वर्ग का सबसे नीचे आवर्त में फ्रांसियम से ऊपर, क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए उसके गुणों की व्याख्या हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे तत्व के बारे में बात कर रहे हैं जो स्थायी हो, यानी सीजियम। तो सीजियम संपूर्ण आवर्त सारणी में सीजियम ऐसा तत्व है जिसका आयनन विभवमान सबसे कम होगा, जबकि हीलियम का आयनन विभव संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे अधिक होगा। अब बात करते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। जैसे ही कोई आवर्त प्रारंभ होता है, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जैसे ही कोई आवर्त प्रारंभ होता है उसका आयनन विभवमान सबसे कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं आयनन विभव के मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। ये आप इस ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का आयनन विभवमान कम है, लेकिन उस आवर्त में, पहले आवर्त में हाइड्रोजन का आयनन विभवमान कम है, लेकिन उसमें उपस्थित दूसरा तत्व जो हीलियम है उसका आयनन विभव सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, प्रथम आयनन विभव। इसी तरह जैसे ही दूसरा आवर्त चालू होता है तो उसका पहला तत्व है लिथियम, तो लिथियम का जो आयनन विभवमान है वो एकदम नीचे आ गया है, उसका प्रथम आयनन विभव। और जैसे जैसे हम तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है, लिथियम से बेरिलियम हो रहा है, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियान। तो आप देख रहे हैं लिथियम से नियान की ओर जाने पर धीरे धीरे आयनन विभव यानी प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह तृतीय आवर्त के लिए है, चौथे आवर्त, पांचवें, छठे और सातवें आवर्त के लिए है कि जैसे ही आवर्त का पहला तत्व आता है उसका आयनन विभवमान कम, और उस आवर्त का अंतिम तत्व जो आता है उसका आयनन विभवमान सर्वोच्च होता है। यही चीज इस स्लाइड में आपको बताई जा रही है कि आयनन विभव के मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते जाते हैं। आगे अगला उसमें देखते हैं आवर्त और वर्ग में आयनन विभव का परिवर्तन। तो आप बार बार यही पढ़ते आ रहे हैं कि आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु के आकार में कमी आती है और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और जैसे ही बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है प्रभावी नाभिकीय बल भी बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉनों का निकलना कठिन हो जाता है, और जैसे जैसे कठिन होता जाएगा आयनन विभव यानी आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाएगा। इसी के विपरीत जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, अर्थात कक्षाओं की संख्या यानी आवर्तों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे परमाणु नाभिक और बाह्य कोश के बीच की दूरी भी बढ़ती है। इसी कारण इलेक्ट्रॉनों को बाहरी कक्षाओं से निकालना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। यही कारण है कि आयनन विभव का मान घट जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले उसमें। तो अब इससे जो जुड़े हुए प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये कभी कोर्स बोर्ड एग्जामिनेशन में 2015 2016 के आसपास पूछा जाता था, उसके बाद से अब ये यूपी बोर्ड के कोर्स से हट गया है। तो ये जो प्रश्न है ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, और अब तो होम एग्जामिनेशन जो भी आप लोगों के विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं यानी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें इनके क्वेश्चंस एक कम से कम लगातार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किसी तत्व की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से सदैव अधिक होता है, क्यों? तो मैंने अभी मैग्नीशियम का उदाहरण लेके पीछे बताया है कि जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसकी बाहरी कक्षा से, बचे हुए शेष इलेक्ट्रॉन पर परमाणु नाभिक द्वारा बल लगा दिया जाता है अधिक, और इस अधिक बढ़े हुए बल के कारण ही हमें दोबारा इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। पीछे आप जाके देख सकते हैं। ये प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछा गया था 2004, 6, 7, 9 और 14 में। इसी तरह एक प्रश्न है कि एल्युमिनियम तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा से कम होता है, क्यों? तो आपने पढ़ा कि एल्युमिनियम तत्व
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाया जाएगा तो परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम का 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यानी p में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1, जबकि यहां पर 2s2 है और उसके बाद 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहां पर जो 3s2 है और 3p1 है, तो आप देख रहे हैं कि p1 आ रहा है, वो ना तो अर्धपूरित है और ना ही पूर्ण पूरित है। जबकि मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आप देखते हैं कि p में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं पाते, s में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, 3s2 आखिरी में आता है और ये पूर्ण पूरित संरचना का निर्माण करता है। तो एल्युमिनियम जो तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13 है, वो ना तो अर्धपूरित संरचना का निर्माण करता है और ना ही पूर्ण पूरित संरचना का निर्माण करता है, जबकि मैग्नीशियम पूर्ण पूरित संरचना का निर्माण करता है। इसलिए इसका आयनन विभव अधिक होगा और एल्युमिनियम का आयनन विभव कम होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि स्पष्ट करें कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है या उच्च होती है, क्यों? इसका भी वही कारण है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अर्धपूरित कक्षक प्राप्त होते हैं, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ना तो अर्धपूरित और ना ही पूर्ण पूरित कक्षक प्राप्त होते हैं। अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षकों से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये जो कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव मान ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आया है क्या कारण है कि अक्रिय गैसों के आयनन विभव मान बहुत उच्च होते हैं? तो आपको अभी हमने बताया कि अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है और किसी भी स्थायित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या हीलियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा लगने वाला जो बल होता है सर्वोच्च होता है, सबसे अधिक होता है। इसी कारण अक्रिय गैसों से इलेक्ट्रॉनों को निकालना बहुत ही ज्यादा कठिन है। अधिक बल के कारण अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का आयनन विभव क्या है? आवर्त में आयनन विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। ये जो प्रश्न आएगा तो आपका लांग में आएगा, चाहे वो विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आए चाहे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आए, और ये कई बार ये भी पूछा गया था 2010, 2013, 2014, 2015। तो इस प्रकार से प्रश्नों की श्रृंखला जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। चलते समय आपसे केवल यही अनुरोध है कि जो भी वीडियो बनाए जाते हैं बड़ी मेहनत से, बड़े सब्र के साथ लिखकर डेटा को कलेक्शन करके बनाया जाता है। तो अंत तक बने रहने के लिए आपसे कोटि सा धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं या एनिमेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं और अधिक अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.chemmindcoaching.live में जाकर वहाँ पर जो भी फ्री प्रोग्राम है या जो परचेजिंग प्रोग्राम है उनको परचेज कीजिए या फ्री प्रोग्राम्स हैं उनको देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। जय हिंद।